हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी ऑल्टरनेटिंग करंट का एक क्वेश्चन। एन एलसीआर सर्किट कंटेन्स रेजिस्टेंस 110 ओम एंड सप्लाई 220 वोल्ट 300 रेडियन पर सेकेंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इफ द ओनली कैपेसिटेंस इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट द करंट लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाई 45 डिग्री। जब कैपेसिटेंस हटा देंगे तो वो एलआर सर्किट हो जाएगा। इफ ऑन द अदर हैंड ओनली इंडक्टर इज रिमूव्ड द करंट लीड बाई 45 डिग्री विद द अप्लाइड वोल्टेज, तो वो सीआर सर्किट बन जाएगा। द आरएमएस करंट फ्लोइंग इन द सर्किट विल बी। चलो समझते हैं क्वेश्चन को, सोल्यूशन करते हैं। तो हमारे पास पहले एक एलसीआर सर्किट है, एल सी और आर की वैल्यू हमें रखी है 110 ओम, और इसे किसी एक एसी सोर्स से जोड़ते हैं आपका, जिसका वी आर एम एस वोल्टेज, जब कुछ ना बोले तो आर एम एस वोल्टेज होता है। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं बोला, बस वोल्टेज बोल दिया, तो ये आरएमएस वोल्टेज है, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज या इफेक्टिव वोल्टेज बोलते हैं या वर्चुअल वोल्टेज, और ओमेगा दे रखा है 300 रेडियन पर सेकेंड। अब हमसे कहा है कि अगर हम इसमें से कैपेसिटर को रिमूव कर दें, तो कैपेसिटर को रिमूव करने के बाद ये इंडक्टर और रजिस्टर ही तो बन जाएगा ऐसे। और इसमें एक जानकारी और दे रखी है हमें कि अगर हम रिमूव कर देंगे तो ये एलआर सर्किट बन गया, और उससे हमसे कहा गया कि जो करंट है ना वो लैग कर रही है वोल्टेज से बाई 45 डिग्री। तो देखो वोल्टेज ऐसे है और करंट 45 डिग्री लैग कर रही है, ऐसा क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है ऐसे। तो देखो करंट अगर लैग कर रही है वोल्टेज से तो वोल्टेज लीड करेगा ना बेटा। तो इस डायग्राम को हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, ये करंट ऐसे ना लें और वोल्टेज को लीड करा दें। अभी तो करंट पीछे है बेटा, वोल्टेज आगे है, तो कितना डिग्री आगे है 45 डिग्री ऐसे। तो एक बात बताओ, ये आपका एलआर सर्किट है ना, एलआर सर्किट में कैसे बनाते थे हम, आई ऐसे बनाते थे और वोल्टेज सेम फेज में होता था, करंट और वोल्टेज सेम फेज में। करंट ऐसे होता था और जो वोल्टेज था वो 90 डिग्री लीड करता था बेटा इससे, करंट से वोल्टेज लीड करता था करंट से, है ना। तो अगर हम इसको फेजर डायग्राम बना लें यहाँ पे, तो आई तो ऐसे देखो, आई और वी आर इन सेम फेज, तो आई और आर सेम फेज हो जाएगा ऐसे। वी एल और में से वी एल लीड कर रहा है करंट आई से, तो एक्सएल ऐसे हो जाएगा बेटा। वी एल लीड कर रहा ना बेटा, वी एल लीड द करंट आई, तो एक्सएल ऐसे हो जाएगा। और एक्सएल और आर का जो रेजिस्टेंस होगा, इंपेडेंस होगा, टोटल रेजिस्टेंस, वो इस तरह से आएगा। तो जिधर जेड आता है उधर ही वी आता है बेटा, ऐसे बना सकते हो आप। वी द फंक्शन ऑफ टी है ये वाला, तो वी द फंक्शन ऑफ टी ऐसे। और इसको आप ऐसे बना सकते हो, जब वोल्टेज आगे है फेज में करंट से, तो करंट पीछे होगा फेज में, तो सही बनाया है। तो ये आपको 45 डिग्री यहाँ पे दे रखा है, और tan 45 अगर इसमें लगाएं हम tan 5, तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा एक्सएल, और बेस कितना है आर। इस ट्राइंगल में लगा लो परपेंडिकुलर बेस एक्सएल बटे आर, और ये 45 रखा है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो एक्सएल अपॉन आर, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो एक्सएल और आर बराबर हो गए बेटा, पहली बात। अब सेकंड केस में कहा है कि अगर हम इंडक्टर को हटा दें, अगर इंडक्टर को हटा देंगे तो आपका ये कैपेसिटर सर्किट बन जाएगा ऐसे, है ना। और इसमें हमें क्वेश्चन में जानकारी दे रखी है कि जो करंट है ना वो लीड कर रही है किससे, वोल्टेज से। कितना, तो ये वोल्टेज द फंक्शन ऑफ टी है, इसे करंट लीड कर रही है 45 डिग्री, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो देखो इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं, अगर करंट लीड कर रही है वोल्टेज से 45 डिग्री तो वोल्टेज लैग करेगा, तो हम ऐसे बना सकते हैं, करंट ऐसे और वोल्टेज लैग करते हुए बना दें ऐसे, वी द फंक्शन ऑफ टी। लैग नीचे होता है और लीड ऊपर होता है ना, तो ऐसे समझो। तो ये 45 डिग्री। अब इसका हम वैसे एक्चुअल में फेजर डायग्राम देखें तो करंट का और वोल्टेज का फेज रेजिस्टेंस में तो सेम होता है, और करंट का और कैपेसिटर में फेज में वोल्टेज लैग करता है करंट से, वोल्टेज लैग करता है, करंट लीड करती है बेटा। तो यहाँ पर करंट लीड कर रही है, देखो करंट लीड कर रही है वोल्टेज से, क्वेश्चन में कह रहा है। तो इसका अगर हम फेजर डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगा, ये आई वी और आर सेम फेज में है इसीलिए आर ऐसे कर दिया, वी सी आई से लैग कर रही है इसीलिए यहाँ एक्स सी ऐसे कर दिया, और इसका फेजर डायग्राम बनाएं तो जेड ऐसे बनेगा, और ये लैग करता हुआ दिख रहा है जेड, और जैसा जेड होता है वैसे ही आपका ये तो आई द फंक्शन ऑफ टी है, ये वोल्टेज द फंक्शन ऑफ टी भी ऐसे ही आता है। तो ये देखो ऐसे आया,
और ऐसे तो बनना है, देखो इसको ऐसे ना सकते हैं, इसको ऐसे ना सकते, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो ये 45 डिग्री हो गया बेटा। और ये 45, तो देखो यहाँ अगर मैं tan 45 लगाऊं इस डायग्राम में, तो परपेंडिकुलर ये वाला क्या है, एक्स है ये, और बेस है आपका आर, तो एक्स अपॉन आर हो गया। tan 45 की वैल्यू 1 हो गई। अगर यहाँ 1 लिख दें, इक्वल टू 1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी आर, एक्स भी आर आ गया। अब सोचो एक्स और आर के बराबर है और एक्सएल भी आर के बराबर है, तो इस सर्किट में एक्सएल ये एक्सी, तो एक्सएल एक्सी और आर तीनों बराबर है। तो इस सर्किट का इंपिडेंस कितना हो जाएगा बेटा, इस सर्किट का जेड, तो आर के बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होता है इंपिडेंस। तो सर्किट का जेड कितना हो जाएगा, एक्सएल और एक्सी तो बराबर है बेटा, और एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाएंगे तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो जेड के बराबर आर। तो ये रेजोनेंस सर्किट हो गया ना बेटा। और रेजोनेंस सर्किट वाले केस में हमसे क्या पूछ रहा है, आरएमएस करंट पूछ रहा है। तो रेजोनेंस वाले केस में करंट होती है आई आर एम एस वी आर एम एस अपॉन जेड, और जेड रेजोनेंस वाले केस में कितना आ रहा है, देखो आर आ रहा है, इस वाले सिचुएशन को देख रहे हैं तो आर आ रहा है। तो बी आर एम एस हमें रखा है 220 वोल्ट, और जेड की जगह पे हम रख लें आर, और आर की वैल्यू रखी है 110, ये कट गया, 2 एम्पियर आ गया सीधा सीधा, इसीलिए इसका आंसर हो गया 2 एम्पियर। तो बी चॉइस इज करेक्ट, 2 एम्पियर। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।